प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। उसके बाद जो है हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है और पोषण जो है कितने प्रकार का होता है। और इसी लेक्चर के अंदर हम और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले हमारी परिभाषा आती है कि जैव प्रक्रम, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ये जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, प्रक्रम कोई भी प्रोसेस यानी कोई प्रक्रिया। ओके, अब देखिए कि हमारे जीवन को मेंटेन रखने के लिए, हमारा जीवन बनाए रखने के लिए कई प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। और वही प्रोसेस जो है, वही जो प्रक्रियाएं हैं, क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। तो अगर इसको हम ये कहें कि जीवन का अनुरक्षण करने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, जैसे पोषण। पोषण का मतलब जैसे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि जो भोजन हम अंदर ग्रहण करते हैं फिर उसको पचाते हैं, और श्वसन, उस पचाए हुए भोजन से ऊर्जा हम किस तरह से लेते हैं, परिवहन, ये ब्लड सर्कुलेशन यानी वगैरह से जो है संबंधित, इस तरह से इन जो आपके कई प्रोसेस है, उत्सर्जन, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना हो गया, नियंत्रण, वृद्धि, गति वगैरह, प्रजनन, इनका आपने छोटी क्लासेस में नाम सुन रखा है, तो इनको हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो सारे प्रोसेस है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण वगैरह, वृद्धि, गति, प्रजनन वगैरह, सारे क्या है? जैव प्रक्रम है। ओके, अब देखिए कि जैव प्रक्रम की परिभाषा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये मैंने नोट्स में भी लिख दी है। नोट्स डाउनलोड करने के लिए जो है आपको डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मेरी जो मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखिए आगे हम जो है पोषण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये पोषण क्या होता है। अब देखिए कोई भी जीवधारी है वो अपने पर्यावरण से पोषक तत्व जितने भी हैं उनको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, कि कोई जीवधारी जो है पोषक तत्वों को भोजन के रूप में अंतः ग्रहण करता है। पहले तो भोजन अंदर लेकर के जाता है, फिर इस भोजन का अवशोषण करता है, और फिर उस भोजन का जो है शरीर के अनुरक्षण में, उसको शरीर को मेंटेन रखने में, उसको बनाए रखने में जो है उसका उपयोग करता है। ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारी प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या क्या आता है इसमें? कि भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को अंदर ले जाना, और फिर उसको पचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, और उसको शरीर को मेंटेन रखने में उपयोग करना, जो है सब कुछ क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतःग्रहण करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, तो या शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और पोषण जो है उसकी दो विधियां हैं। एक तो स्वपोषी पोषण, जिसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरा परपोषी या विषमपोषी। इसके दो नाम हैं, परपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने पोषण की दो विधियां बताई है, कौन कौन सी? एक तो स्वपोषी पोषण और दूसरी परपोषी पोषण। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। कि ये पोषण का वो तरीका है जिसमें जीव क्या करता है कि अपने
आसपास जो वातावरण में उपस्थित जो सरल अजैव पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, इन सभी से अपना भोजन खुद ही तैयार कर लेता है। ठीक, जैसे हरे पौधे करते हैं कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव यानी जिसमें लाइफ ना हो, निर्जीव पदार्थ हो, उन पदार्थों से अपना भोजन खुद ही तैयार कर ले, स्वयं तैयार कर ले, ऐसा पोषण जो है क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। ओके, तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? हरे पौधों में होता है। ये इसका एक उदाहरण है। अब देखिए दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि इसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, जैसे पौधे बनाते हैं ना, इस तरह से जो है जीव खुद अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता, जबकि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मानव अपना भोजन जो है सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या सूर्य के प्रकाश से नहीं बना पाएगा। अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहेगा? या तो पौधों पे डिपेंड रहेगा या फिर अन्य जीवों पर डिपेंड रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत पौधे अपना भोजन जो है किस तरह से बनाते हैं। पौधों के अंदर एक विशेष अभिक्रिया होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसी अभिक्रिया के दौरान जो है पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, इनको प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी सामग्री ऐसी होती है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, क्या प्रकाश संश्लेषण एक ही स्टेप में हो जाती है, कई स्टेप्स में होती है, या सारे स्टेप जो है वो किस तरह से जो है क्या कहते हैं उसको बारी बारी से होते हैं या लगातार एकदम से हो जाते हैं। तो हम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वह कहाँ से और कैसे छोड़ते हैं सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण आप छोटी क्लासेस से ही सुनते आए हैं कि ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल पौधे के अंदर ही होता है। ये मैं बताऊंगा आगे कहाँ होता है, पौधे की पत्तियों में होता है कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक जल चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या उपस्थित होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश और पौधे का क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे, दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज भी प्रेजेंट नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं होगी। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है और ये एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो विक्रिया जो है ये आपको याद रखनी है। एज इट इज पेपर में अगर आ जाता है प्रकाश संश्लेषण तो आपने लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ से देखिए कि फिर इसकी बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो बैलेंसिंग आप कर ही लेते हो, तो इस रिएक्शन को एज इट आपने याद रखनी है। अब जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री जो है रॉ मटेरियल कौन कौन से जो इसके लिए जरूरी होते हैं।
तो वो जैसे आप पढ़ ही चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, इसके साथ साथ जो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस भी यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लोरोफिल वगैरह जो नाम लिए हैं, ये मैं बता देता हूँ कि क्या चीज होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है इनका क्या काम होता है। तो क्लोरोफिल, अगर आप किसी पौधे की पत्ती को इस तरह से कट करके, मान लिया पौधे की पत्ती है, इसको आप इस तरह से कट करके और इसका जो अनुप्रस्थ काट है, यानी इसका जो आगे वाला जो हिस्सा जो आपने काटा है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना, तो आपको इस तरह से ग्रीन छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे। वास्तव में ये जो पॉइंट है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है ये। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, जिसके कारण इस पौधे की जो पत्तियां जो होती है उसका रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो ये क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने काट दिया इसको। एक बार फिर से देखिए कि मैंने क्या बताया था कि अगर हम पौधे की पत्तियों को इस तरह से काट करके फिर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो इसके अंदर जैसे ग्रीन से आपको स्पॉट दिखाई देंगे, ग्रीन से पॉइंट्स दिखाई देंगे, और वो पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है। और उसी हरित लवक के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को सोख लेता है, किसके प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को। अब देखिए आगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। उसके बाद बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके बहुत सारे एंजाइम वहां मिल जाते हैं इनको। तो उन एंजाइमों के हेल्प से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिल करके उस एंजाइमों की सहायता से किस में चेंज हो जाते हैं, शर्करा में चेंज हो जाते हैं, शुगर में चेंज हो जाते हैं। और वो शर्करा बाद में क्या बन जाती है, स्टार्च बन जाती है। ठीक, और इसी दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो इस पत्ती के पीछे ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, उनमें से जो ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। ओके, अब यदि मोटे तौर पे देखें ना, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 3 घटनाएं मुख्य रूप से होती है। पहली तो क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। उसके बाद जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हुई है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और जल का जो अणु है, जल में आपको पता है क्या होता है, H2O होता है। इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, यानी जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं, यानी उनका अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के किस में बदल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं। 3 मेन जो है स्टेप इसके अंदर होते हैं, 3 प्रमुख घटनाएं जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है कि प्रकाश का अवशोषण होता है, फिर पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है, क्योंकि किसकी हेल्प से, जो प्रकाश ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 मेन काम होते हैं, कौन कौन से बताए मैंने, कि क्लोरोफिल जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और उसके बाद जो है जल के जो अणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लिया एक स्टेप हो गया उसके तुरंत बाद दूसरा स्टेप उसी टाइम होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कि जैसे मरुदित पौधे जो है विशेष टाइप के पौधे होते हैं, ये मरुस्थल वगैरह में पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि जैसे रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। ठीक, दिन में जैसे ही सूर्य निकलता है,
तो क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बना देता है, अंतिम उत्पाद जो है वो बना देता है। यानी कुछ स्टेप तो जैसे रात को हो गए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है रात को, सूर्य का प्रकाश है नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के सारे स्टेप तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे सूर्य निकलता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वो जो बचा हुआ स्टेप है बाद में पूरा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एक बार पहले जिक्र किया था कि जो पौधे की पत्ती जो होती है, उसका अगर आप पिछला हिस्सा देखोगे तो उसमें क्या होता है कि अगर सूक्ष्मदर्शी से अगर आप इसको देखोगे तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के थ्रू जो है अधिकतर जो गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ और टाइप के छिद्र भी होते हैं, मैं जस्ट आगे इसके तुरंत बाद में बताऊंगा 2 लाइन में ही। लेकिन मेन जो जिक्र हम करते हैं यहाँ पर इन्हीं रंध्रों का करते हैं कि पौधे की पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन्हीं छिद्रों की हेल्प से ही क्या होता है कि अधिकतर गैसों का आदान प्रदान, कहने का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना जो है लगभग इन्हीं छिद्रों के थ्रू होता है। और इसके अलावा जो है पानी भी यहाँ से जो है छिद्रों में से काफी ज्यादा निकलता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड की इसको जरूरत नहीं होती ना, तब ये छिद्र बंद हो जाते हैं अपने आप। ठीक। और अब छिद्र कब बंद होंगे कब खुलेंगे, ये जो काम किसका है, यहाँ पर जो इसके सेल्स जो है, कोशिकाएं जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि छिद्र खोलना या बंद करना। जब जरूरत हुई कार्बन डाइऑक्साइड की तब खोल लिए, जरूरत नहीं है तो बंद कर दिए। अब ये कैसे होता है भाई, छिद्र कैसे बंद हो गए कैसे खुल गए अपने आप। तो अब जैसे यहाँ पर ये आप छिद्र ये देख सकते हैं, ये एक पूरा रंध्र का जो है चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक। जब इनमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाती है, फूलते ही यहाँ पर जो है ओपनिंग सी बन जाती है, छिद्र खुल जाता है। ठीक। और जैसे ही पानी यहाँ से बाहर निकलता है, ये देखिए कि द्वार कोशिकाएं जो है एक दूसरे के क्लोज आ गई काफी। ठीक है। जैसे ही सिकुड़ती है तो ये बंद हो जाता है। ठीक। तो इस तरह से द्वार कोशिकाओं के हेल्प से जो है ये छिद्र जो है खुलते रहते हैं, बंद भी हो जाते हैं। ओके। अब देखिए उसके बाद आता है कि वात रंध्र या लेंटिसेल क्या होते हैं। कि जैसे जो काम रंध्र करते हैं, पौधों की पत्तियों के जो छिद्र करते हैं, वही काम जो है वात रंध्र का होता है। ये तनों और जड़ों की बाह्य जो त्वचा होती है उसमें कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है। और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, वात रंध्र या लेंटिसेल बोलते हैं। और इनकी कोशिकाओं के बीच में जो है पर्याप्त जगह होती है, अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं उसको। ठीक है। और जिसके द्वारा जो है पर्यावरण की जो गैसें होती हैं वो उन गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान जो है इनके थ्रू भी कुछ हद तक हो जाता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो गैस का विनिमय जो होता है, गैसों का विनिमय जो होता है, आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के थ्रू ही होता है। ठीक है। जो पौधे की पत्तियों के पीछे जो छिद्र होते हैं उनके थ्रू ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपको जो है विषम पोषी पोषण के बारे में जो है डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।